Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series, the direct test practice. तो ये डायरेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस क्या बना के रखा है सर आपने? बड़ा ज़रूरी है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स सिर्फ पढ़ने की विश्वास करते हैं. जी पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं से पढ़ते रहो. They have no idea whatsoever कि is there a strategy to how to prepare, what is the relevant preparation, व्हाट इज एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन, व्हाट इज एग्जाम सेंटर प्रिपरेशन, कोई आइडिया नहीं है. तुम 1 साल 2 साल मेहनत करते रहते हो, फिर तुम लोगों को लगता है अरे बाबा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बहुत ही टफ एग्जाम है, हमसे हुआ नहीं. देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस एंड दिस मेथड इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस सीरीज. सो हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को हम सिर्फ फैक्चुअली नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू डू इट ओनली फैक्चुअली. वी आर गोइंग टू इंश्योर that you know everything about it in the exam point of view. So if we know the exam point of view of this entire situation, then आपको direct test practice हो जाएगी. You will get a direct test practice of this part. आपको मैं ना सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ऑब्वियसली फैक्चुअली तो बताऊंगा ही, बट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. ऑब्वियसली इतना एग्जाम को आप यूपीएससी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे सारे फैक्ट्स हो जाएंगे. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेडिशन लॉ पर. आजकल अगर तुम न्यूज़पेपर्स को ध्यान से देख रहे हो तो मेनी अ टाइम्स यू आर नोटिसिंग दैट सेडिशन एंड सेडिशन रिलेटेड न्यूज अभी हाल फिलहाल में काफी बार आया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे गेव अ सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिकंसिडर टेकिंग अवे द सेडिशन लॉ. लेकिन इसे पूरी कहानी है क्या एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू योर पॉलिटी सिलेबस is the name of the game, and that is the one that we are going to do today. So I am Dr. Siddharth Arora and I'll be teaching you how to connect polity current affairs to the exam. तो ये जो स्टूडेंट्स बेचारे परेशान घूमते रहते हैं ऐसे, जो भाई साहब जैसे घूम रहे, ओके, ऐसा हाल अपना मत कर देना, बिकॉज अगर आपने ऐसा हाल किया तो आप सिर्फ पढ़ते चले जाओगे और आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी. डोंट डू दिस पार्ट. मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप पॉलिटी करंट अफेयर्स करो. Try and connect it to your exam, and also at the end of this test or at the end of this video हम एक 10 क्वेश्चंस का एक मिनी टेस्ट करेंगे ताकि तुमको एटलीस्ट रिवीजन हो पाए of what we have done in this class. So इससे पहले कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स. आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा. अन अकेडमी में मुझे मेरा कोड SIDLIVE SIDLIVE के नाम से जाना जाता है. SIDLIVE वो रेफरल कोड है जिसको ज्वाइन करके तुम्हारे जैसे हजारों एस्पिरेंट्स ने अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन लिए, चाहे फिर वो प्लस क्लास हो, चाहे आइकॉनिक हो, चाहे ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन हो, एंड दे हैव बीन पार्ट ऑफ टीम SIDLIVE. आप भी SIDLIVE कोड यूज कीजिए SIDLIVE. जब भी आप अन अकेडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पर एक रेफरल कोड की जगह आती है, वहां पर SIDLIVE लिख लो, तुम्हें इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ माय लार्ज टीम SIDLIVE. ये है टेलीग्राम चैनल, ओके. ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर मैं तुम्हारे साथ हर ऐसी सूचना, हर ऐसी न्यूज शेयर करता हूं विच इज रिलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन. चाहे वो फिर पार्लियामेंट में नया लॉ आया हो, या फिर इंटरनेशनल डोमेन में कोई इवेंट आया हो, या सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये उसी टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए एक कोड है. आप अपने मोबाइल कैमरा पे इसको स्कैन कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके, तो भी आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे. So we are on Unacademy, the largest online learning platform in India with the best of the best educators from all over India on one platform. और यहाँ सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं हो रही, हमें गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यू नेम इट, प्रीलिम से लेकर मेंस, मेंस से लेकर ऑप्शनल, ऑप्शन से लेकर इंटरव्यू तक हम आपका साथ देंगे. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन हु कैन एक्चुअली क्लेम दैट वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म. Unacademy can do that, and that too at a very reasonable price. तो अगर आप इन प्राइसेस को देखोगे तो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस है, और उसमें आपने सिर्फ कोड यूज करना है SIDLIVE SIDLIVE, and then you will get an immediate huge discount immediately, and you will give yourself a realistic chance of cracking this exam. Don't miss this chances. So Unacademy पे there are a host of advantages for all of you, and ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आपके पास आते जाते हैं. अभी एक नया बैच आया है, दैट इज द आरएम बैच विच इज टारगेटिंग 2024. इमेजिन हम लोग कहां से स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टिल वे अबाउट 1.5 years अभी बाकी है.
लेकिन वी आर प्लानिंग, वी आर टारगेटिंग इन सच अ वे कि आपकी होलसम प्रिपरेशन हो जाए। अगर आपके पास मनी का इशू है देन ऑल्सो डोंट वरी, अनअकैडमी आपको 0% EMI पर लोन ऑफर देगा ताकि मनी की वजह से आपका ये सपना अधूरा ना रह जाए। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस। और एक बहुत ही ऑसम ऑफर चल रहा है जो कि 21 जनवरी तक ही है, राइट, एंड दिस इज एन 18 month ड्यूरेशन कोर्स एंड यू विल गेट एन इमीडिएट डिस्काउंट द मोमेंट आपने सिड लाइव कोड यूज किया। और सबसे कमाल की बात है कि आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। कैन यू इमेजिन कि कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना रीजनेबल प्राइसिंग करता है एंड देन ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। डोंट मिस दिस पार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। इन अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें पता चलेगा क्या होती है 24 कैरेट प्रिपरेशन, कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ना होता है। सो आज का टॉपिक इज टॉपिक 3। तो आज हमने 2 वीडियोस इससे पहले कर लिए। ऐसे ही अगर आप लोगों ने मिस किया तो प्लीज यूट्यूब पर वो वाले दोनों वीडियोस भी देख लीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड ऑल द वीडियोस जो मैंने किए। एक भी मिस करोगे क्वेश्चन उसी में से आ गया, सारी की कराई मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टॉपिक 3 क्वेश्चन इज द सेडिशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। ये वाइटल करंट अफेयर्स है। वाइटल इसलिए बिकॉज इस पे क्वेश्चन आते। सो इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट? ओके, सेडिशन जिन लोगों को बिल्कुल ही वर्ड नहीं मालूम है, इसको आप राजद्रोह शब्द का प्रयोग कर सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड ऑन दिस पार्ट। नाउ ऑब्वियसली सेडिशन लॉ से रिलेटेड कुछ तो न्यूज आई होगी, सो हम उसको बहुत डिटेल में करेंगे, राइट। सो मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोलूंगा हाँ यस इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसे थोड़ा ना पढ़ना होता है। सो आई विल ऑलवेज टेल यू अबाउट द फैक्ट्स, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या होने का चांस है अभी, इसके बाद फ्यूचर में, एंड ऑब्वियसली आपको इससे रिलेटेड आंसर क्या लिखना है। तो मेरा मोटो हमेशा है ओवर प्रिपेयर एंड ओवर डिलीवर। लेट अस स्टडी द टॉपिक। सो वाइटल पॉइंट है और इसकी हेडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट पुट्स कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। ओके, ये हेडलाइंस आई है, सुप्रीम कोर्ट पुट्स कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। फिर ये May 11, 2022 की है। So court suspends pending criminal trials under section 124A, allows center to reconsider the law। अरे कमाल है। देखा जाए अगर तुम दिमाग से करोगे तो ये कॉलोनियल लॉ 1, सेडिशन लॉ 2, सस्पेंड्स 3, पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स अंडर सेक्शन 124A 4, allows the center to reconsider the law 5। 5 पॉइंट्स आपको इसी हेडलाइन से समझ में आ जाएगा। आपको इन 5 पॉइंट्स को यू हैव टू डेल्व डीप इनटू इट एंड मेक श्योर कि आपको इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आ जाए। इस तरह से पढ़ना होता है करंट अफेयर्स को। लेट अस स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल। और जब मैंने ये हेडलाइंस पढ़ी होगी तो बहुत लोगों ने सर पकड़ लिया होगा, अरे यार सर इतना डिफिकल्ट मत पढ़ाया करो यार, हमको टाइम पास करने का बड़ा मजा आता है। हमें ये बताओ यूक्रेन के पास कितने बॉम्ब है, काले रंग के कितने बॉम्ब है, लाल रंग के कितने बॉम्ब है, फलाना डिमकाना। इजी रहा करो। पॉपकॉर्न टीचिंग होनी चाहिए। पॉपकॉर्न टीचिंग से यूपीएससी नहीं पढ़ा जाता बेटा। पॉपकॉर्न टीचिंग से तुम्हारा 1 साल 2 साल जाया जाएगा, वेस्ट होएगा, वो किया जा सकता है, बाकी टाइम ऐसे ही रोते रहोगे। तो अगर पढ़ना है तो शिद्दत से पढ़ो, पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, पढ़ना है तो बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक पढ़ो। पॉपकॉर्न टीचिंग करोगे, पॉपकॉर्न लर्निंग करोगे, गेम ओवर हो जाएगी। दैट इज नॉट हाउ यू क्रैक द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, सो टू से। सो इनको रुलाने से अच्छा मैं तुमको एक एक पॉइंट बताता हूं। सो आपका स्वागत है मेरे ग्रीन बोर्ड पे, और इस ग्रीन बोर्ड पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेडिशन। सो जब हम सेडिशन पढ़ते हैं, ओके, जब हम सेडिशन पढ़ते हैं तो हमें भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड पढ़ना पड़ेगा। सो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, दिस इज द लॉ ऑफ क्राइम्स, उसमें से हम पढ़ेंगे सेडिशन। तो सेडिशन जो है वो सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड में से है। सो इसको पहले पढ़ लेते हैं आराम से। ओके, सो लेट अस रीड। और मैं जो पढ़ रहा हूं ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, पता चले तुम बोलोगे कौन सी किताब में से पढ़ रहे, तो ये भारतीय दंड संहिता क्रिमिनल मैनुअल है और सेक्शन 124A इसमें लिखा है whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life
to which fine may be added or with imprisonment which may extend to 3 years to which the fine may be added or with fine. तो मैं जब बहुत सारे लोगों को जो मैं बोल रहा था कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा नहीं, तो मैं बहुत सारे लोगों को अब पक्का ही आंसू आ गए होंगे, हाँ सर पहले आंसू आ नहीं रहे थे, अब तो बिल्कुल ऐसा ही हाल हो गया, पता नहीं क्या बोल दिया आपने। कोई बात नहीं, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। सो सेडिशन जो है वो सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड में है, सेक्शन 124A भारतीय दंड संहिता आईपीसी में है। इसमें लिखा है कि हुएवर ओके बाय वर्ड्स, चाहे वो स्पोकन हो चाहे रिटन हो या फिर एक्शन, राइट, वो या तो करता है या अटेम्प्ट करता है, वर्ड पकड़ के रखना, ओके, टू ब्रिंग हेट्रेड और डिसअफेक्शन, हेट्रेड और डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय लॉ or against the government by law, government by law, established by law, obviously in India, वो राजद्रोह यानी कि सेडिशन का क्राइम करके हम मान लेंगे और फिर उनको सजा दी जाएगी। ये है सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड। नाउ इससे पहले कि हम इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 124A पर इतना दिमाग अपना लगाएं, तो इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो मैं इसका हेडलाइंस पे देख लेता हूं, कभी कभी किताब का हेडलाइंस भी बड़ा जरूरी है। तो अगर मैं क्रिमिनल मैनुअल देखूं तो इसमें लिखा हुआ है इंडियन पीनल कोड 1860, 45 ऑफ 1860। क्या? हाँ, ये 1860 में बनाया हुआ एक लॉ है आईपीसी, लेकिन 1860 में इंटरेस्टिंगली सेक्शन 124 कैपिटल ए नहीं आया था। इसको बाद में 10 साल के बाद 1870 में आईपीसी में डाला गया था। बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये हो क्या रहा है। मैं क्यों ईयर्स बता रहा हूं, क्यों इतना ये जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि 1860 हो या फिर 1870 हो, ये कॉलोनियल टाइम पीरियड का लॉ है। ये ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए बनाया था। कॉलोनियल लॉ ने और कॉलोनियलिज्म के समय ब्रिटिशर्स का प्लान यह था कि इंडियंस को किसी ना किसी तरह से सप्रेस करके रखा जाए। 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको ब्रिटिशर्स बगावत कहते हैं, म्यूटिनी कहते हैं, उसमें के तुरंत बाद 1860 में ये कोडिफिकेशन स्टार्ट हुई थी और 1870 में ऑब्वियसली प्रोसेस आगे बढ़ता गया। ये सारे के सारे बहुत सारी हरकतें मैकॉले की थी। नाउ द एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वॉज कि किसी तरह से इंडियंस को सप्रेस करके रखा जाए, राइट, और ऐसी जो रिपीटेशन ना हो पाए ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज एक बार तो वो किस्मत से बच गए थे, अगली बार नहीं बचते। प्लान ये था, राइट। ऑब्वियसली इंडियंस को ऐसा रोका थोड़ा जा सकता है, लेकिन सेडिशन लॉ बाद में इसलिए डाला गया और उसमें पहले बहुत सारे और भी प्रोविजंस थे। ओके, सो देयर वर मेनी प्रोविजंस व्हिच इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसमें ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यार तुम लोग ना सिर्फ चुपचाप से जो हम बोलते जा रहे हैं वो हम करते जाओ और कोई हमारा दिमाग मत खराब करना। सो दैट इज द एंटायर गेम। सेडिशन जब लॉ को यूटिलाइज किया गया तो आपको बड़ा खतरनाक, बड़ा घबराहट होगी ये बात सुन के कि हमारे ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के ऊपर भी सेडिशन का ट्रायल चलाया गया था एक समय में, क्योंकि जैसे बोला गया कि स्वराज माझा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओके, मेरा जन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी स्टेटमेंट्स या जितने भी आर्टिकल्स जिनमें महात्मा गांधी भी लिखते थे, बाल गंगाधर तिलक लिखते थे, एंड सो मेनी अदर्स, तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि यार ये वर्ड्स अगर चिंगारी बन गए ना, और तो इस देश का अगर जनमानस में ऐसा आग लग गई ना कि ये ब्रिटिशर्स सारे एक्सप्लॉइटेटिव है, ये ब्रिटिशर्स सारा का सारा इंडिया का पैसा लेकर जा रहे हैं, एक पूरा का पूरा कॉलोनाइजेशन जो ये लोग अपना झूठ बोल रहे हैं कि हम तो तुम्हारा भला कर रहे हैं, रेलवे हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं, ये सब झूठ है। तो एक बार वो शुरू हो गया और अगर नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो इट विल बी हेट्रेड और डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय लॉ। अब तब इंडिया नहीं था ऑब्वियसली, ऑलराइट, इंडिया तो अभी बाद में डाला गया। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा यार तब तो ऐसा होगा तो ये हमको खदेड़ के बाहर फेंक देंगे। सो दे डिसाइडेड कि इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया जाता है, फिर लोग डरेंगे। वो बात अलग है कि ना तिलक डरने वाले थे ना गांधी जी डरने वाले थे। इनके ऊपर ट्रायल चला और इन्होंने बिल्कुल बोला कि हाँ जी हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं। अब कॉलोनियल लॉ होने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि एटलीस्ट 1947 से पहले ये एक रेलेवेंट लॉ था। बिल्कुल सही बात है सर, ये एक रेलेवेंट लॉ था, बिकॉज इस लॉ का कोई तो मतलब था हाँ कि
जी भाई हम लोग क्यों यूटिलाइज कर रहे थे, वाई वर वी यूटिलाइजिंग, ब्रिटिशर्स क्यों यूटिलाइज कर रहे थे सेडिशन लॉ, क्योंकि हम लोग इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे थे। हम ऐसे आर्टिकल्स क्यों लिख रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। हमें तो मालूम था ये फॉरेन गवर्नमेंट है। तो एक्चुअली यहां पर एक अनरिटन वर्ड है जिसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं ये वर्ड हटा दूं इन इंडिया, तो एक अनरिटन वर्ड इज फॉरेन गवर्नमेंट। एक्चुअली तो हम फॉरेन गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे ना कि भैया तुम कहां से आ गए हमारे देश में राज करने के लिए। तो देखा जाए तो हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो बिंदास कर रहे थे, हम डरने वाले, हम तो पक्का करेंगे क्रिटिसाइज। सो वो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। ब्रिटिशर्स को उस टाइम पर ये इस लॉ की जरूरत थी क्योंकि हम उस तरह टाइम पर ये कर रहे थे, और हम इसलिए कर रहे थे बिकॉज गवर्नमेंट को हटाने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट को हटाने का, इंपीरियल गवर्नमेंट को हटाने का और कोई रास्ता था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। सो यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मेरे को, आप रोना बंद करो यार, अब तो हो गया। ऑलराइट, तो अगर यहां तक समझ में आ गया तो आपको यह बात तो समझ में आ गई कि ये कॉलोनियल लॉ था, और कॉलोनियल टाइम्स में ये एकदम रेलेवेंट लॉ था। इसमें देयर आर नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। अब सर आगे चलेंगे। अब आगे ये चलते हुए देखेंगे कि 1947 के बाद क्या हुआ। सो वंस इंडिपेंडेंस हो गई, ब्रिटिशर्स चले गए, 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख दिया, और 1950 में हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले। बिल्कुल सही बात है। और फंडामेंटल राइट्स जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उन फंडामेंटल राइट्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसको बोला जाता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ऑलराइट, व्हाट इज दिस? 19(1)(a which is freedom of speech and expression। ये मुझे उम्मीद है तुम लोगों को सारे के सारे ये आते होंगे। सो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हर सिटीजन को अवेलेबल है एज अ मौलिक अधिकार, एज अ फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे समझा जा सकता है? समझाया जा सकता है कि आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीव्स वर्ड से, राइटिंग से, प्रिंटिंग से, पेंटिंग से, लिथोग्राफी से, सोशल मीडिया से, किसी भी तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ये आपको फंडामेंटल राइट अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। सो अगर आपके पास ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है तो सर क्या मैं कुछ भी बोल सकता हूं? अरे नहीं यार, कोई भी फंडामेंटल राइट एक तरह से एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। इट इज अ ग्रांटेड राइट। सो यू हैव टू फर्स्ट, और रादर ग्रांटेड भी नहीं, इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड राइट है। सो इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड राइट। रिकॉग्नाइज्ड राइट मतलब हमारे कुछ नेचुरल लॉस होते हैं, कुछ नेचुरल राइट्स है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है, कतई ये मतलब नहीं है कि ये अनलिमिटेड राइट है। सो ये जब नहीं है तो आप इसको कैसे रोकोगे? रोकना नहीं है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। सो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में, बताओ कमाल है, उसी आर्टिकल 19 में, उसी आर्टिकल 19(1)(a में या 19 में तुमको वो राइट मिला है, और उसी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में उसका रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी है। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर आर सर्टेन रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो कि आपको बोला गया कि ये मत करना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको तुम्हें याद करना है तो याद भी कर सकते हो, वरना तुम ऐसे समझ भी सकते हो कि सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को आप डैमेज नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, डिसेंसी एंड मोरालिटी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप डिफेमेशन और मानहानि आप नहीं कर सकते, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, ओके, अदालत की अवमानना नहीं कर सकते, आप इंडिया के फ्रेंडली रिलेशनशिप्स विद फॉरेन कंट्रीज डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऑल्सो आप इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं कर सकते, किसी को भड़का के क्राइम नहीं करा सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सो ऑन एंड सो फोर्थ नहीं है। व्हाट? यस, ये सो ऑन एंड सो फोर्थ नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इसके आगे एटसेट्रा नहीं डाल सकते, ये है ओनली। मतलब आपके ऊपर केवल वही रिस्ट्रिक्शंस डाली जा सकती है, केवल वही रिस्ट्रिक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड है,
ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट में दिया है दैट नो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन कैन बी प्लेस्ड ऑन अ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेप्ट those expressly mentioned under article 19 subclause 2. in other words 19 subclause 2 के ऊपर के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है उनको छोड़ के आप कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल ही नहीं सकते, कोई नहीं बना सकता, ना आप बना सकते हो, ना गवर्नमेंट बना सकते हैं, ना कोर्ट बना सकता है, ना पुलिस बना सकते हैं, ना सीबीआई बना सकते, कोई नहीं। ये मेरा वर्ड इज ओनली, वेरी वेरी क्रूशल वर्ड। अब तुम्हें दोनों चीजें कनेक्ट करने का टाइम आ गया। मैंने 1947 से पहले सेडिशन का लॉ देखा, मुझे मना है 1947 में से पहले जो कॉलोनियल लॉ है उसमें जो 1870 में बना उसमें बोला कि देखो तुम जो मर्जी होंगे, तुम जैसे मर्जी होंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, यू कैन नॉट से, यू कैन नॉट कॉज हेट्रेड, यू कैन नॉट कॉज डिसअफेक्शन द अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय लॉ, चाहे वो वर्ड से हो, रिटन हो, स्पोकन हो। क्या कहना चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि वहां पर ये एक अजीब सी एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि मैं गवर्नमेंट बाय लॉ के खिलाफ नहीं बोल सकता, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। वेलकम टू पोस्ट 1950। पोस्ट 1950 हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे फंडामेंटल राइट दिया है और फंडामेंटल राइट ने बोला है कि तुम्हारे ऊपर केवल ओनली यही रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई भी कर दिया है कि आप ये नहीं कर सकते, आप सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं जा सकते। सरकार का नाम आया ना, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, सरकार का नाम आया नो, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस नो, डिफेमेशन नो, डिसेंसी मोरालिटी नो, फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ इंडिया विद फॉरेन कंट्रीज नो। क्या बात कर रहे हो? कहां लिखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते हो? इन अदर वर्ड्स तीनों चीजों को कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। पहला पॉइंट कि सेडिशन एक लॉ है, हमारे भारतीय दंड संहिता में ये रहा सेडिशन का लॉ, और उसी साथ साथ में मुझे ये भी समझ में आ गया कि ये एक कॉलोनियल लॉ था और इस कॉलोनियल लॉ की उस टाइम पर आवश्यकता थी शायद ब्रिटिशर्स को। लेकिन मुझे यह भी बात मालूम है कि ये 1870 में बना है, ओके, और 1860 में आईपीसी बना था, तो 1870 में ये लॉ है। लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट देता है और उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं जा सकता। यह आर्टिकल 13 में बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम चले जाएंगे हाई कोर्ट, हम मूव करेंगे रिट पिटिशंस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यूटिलाइज करेगा जुडिशियल रिव्यू और उस लॉ को एग्जामिन किया जाएगा कि क्या ये लॉ वायोलेट कर रहा है मेरा फंडामेंटल राइट, और अगर वो कर रहा होगा तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। मुबारक हो, तुमको इतना पॉइंट समझ में आ गया है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एंटायर सिचुएशन। अब ये लॉ चल रहा है मेरा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 से, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रे एरिया में कहीं ना कहीं तो वायोलेट कर ही रहा है। तो कभी कभी तुम्हारे मन में ख्याल आएगा, ओके, और आएगा जरूर, राइट, तो अब इनको रोना थोड़ा सा बंद करना चाहिए, राइट, कि अगर मैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात कर रहा हूं तो आई होप नाउ यू कैन रिलेट कि ये एकदम सही हम लोग को समझ में आ गया कि ये मेरे किसी सिचुएशन में ये वायोलेट लग तो रहा है, ऐसा लग तो रहा है, ओके, थोड़ा ग्रे एरिया लग तो रहा है, एटलीस्ट ऐसा वर्ड का मेंशन तो नहीं है। फिर तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर अगर आप ये बात बता रहे हो और ये 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था और सेडिशन लॉ से पहले भी था और आपने पहले भी इंग्लिश पढ़ना जानते थे, अभी भी इंग्लिश पढ़ना जान रहे हो, तो ये लॉ फिर बना ही क्यों? या फिर इस लॉ को 1947 के बाद, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और जब इंडिया का पार्लियामेंट बन गया तो इंडिया ने उसको कंटिन्यू किया, जरूरत थी, यस। सेडिशन लॉ इन मेनी वेज, ओके, राजद्रोह है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पर एक्चुअली जो सेडिशन लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन मामूली हेट्रेड या फिर मामूली क्रिटिसिज्म के लिए नहीं यूज की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ा क्लैरिफाई किया था कि अनटिल अनलेस आपके शब्द ऐसे हो
या आपके एक्शंस ऐसे हो, या आपने जेस्चर्स ऐसे किए, या कोई तो भड़काऊ स्पीच दे दी जिससे एक्चुअली वायलेंस हो जाए, एक्चुअली एक बगावत हो जाए, तभी उसको सेडिशन मानना पड़ता है। नाउ डू यू रियलाइज कि इसका मतलब है कि उस टाइम पर एटलीस्ट इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकमिंग इंडिपेंडेंट, ऐसा भी सिचुएशन नहीं थी कि आपको सेडिशन लॉ की बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी, बिकॉज इंडिया एज यू नो केम आउट ऑफ वेरी वेरी टर्ब्यूलेंट टाइम्स। ओके, बहुत ही मुश्किलों से इंडिया की आजादी हुई, और इंडिया की आजादी के तुरंत बाद भी मुश्किलें बढ़ी है, कम नहीं हुई है। देयर वर मेनी थ्रेट्स टू इंडिया बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। तो सेडिशन जैसा एक लॉ को यूटिलाइज किया गया था प्राइमरली एज अ डेटरेंट, राइट, क्योंकि ये लोग जो है भड़काते थे, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दुरुपयोग करते थे, दे वर मिसयूजिंग इट in order to try and create an instability और instability in India, उनको एक डेटरेंट के फॉर्म में यूटिलाइज किया गया था। इसलिए एक केस था विच वॉज द केदारनाथ सिंह केस। ओके, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का एक केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन लॉ पहले भी चैलेंज हुआ था कि इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल और इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखो ये क्वेश्चन, इसीलिए ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह केस में बोला था कि सेडिशन लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल 62 में बोल दिया होता तो भैया ये कहानी ना हो रही होती ना। हाँ, तो ये आर्टिकल ये आज मैं पढ़ा ही नहीं रहा होता, ये गेम ही कब की कब खत्म हो चुकी होती। और मजेदार बात यह है कि 2022, ओके, अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया है 11 मई 2022 को जो जजमेंट आई है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बोला है कि सेडिशन लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यह भी कमाल बात है। उन्होंने तब भी बोला है, एंड आई कोट अनकोट, केदारनाथ सिंह केस लॉ इज गुड, इट इज अ गुड लॉ। इन अदर वर्ड्स, केदारनाथ सिंह केस की जजमेंट को ओवर रूल नहीं किया गया। यह बात भी कमाल हो रही है। तो डू यू रियलाइज कि ये बड़ा ही अनोखा गेम हो रहा है नाउ व्हाट इज द अनोखा गेम हियर नाउ? इफ यू नोटिस ऑन दिस पार्ट, ये गेम बड़ी डेंजरसली ट्विस्ट हो गई है। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो हमारे पास है सेक्शन 124A आईपीसी, जो मुझे ग्रे एरिया में लग रही है। ओके, इन अदर वर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन मार्क, कि ये कहीं मेरे आर्टिकल 19 के ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रही, क्योंकि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में ओनली है। इन अदर वर्ड्स उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। तो ये ग्रे एरिया है। ओके, ऐसे क्वेश्चन मार्क बनते जा रहे। अब ग्रे एरिया का मतलब क्या है? ग्रे एरिया का मतलब यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह केस में इसको बोल दिया है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है जी। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, आप इसको नल एंड वॉइड नहीं बना सकते। लेकिन मुझे उसके साथ साथ एक और चीज ये समझ में आ रही है, और जो आज का क्वेश्चन है कि क्या ये आज के टाइम्स में रेलेवेंट है? इज दिस लॉ रेलेवेंट टुडे? आज इसकी जरूरत है या नहीं है? एंड दिस इज द लिमिटेड क्वेश्चन दैट द सुप्रीम कोर्ट प्लेस्ड बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट को केवल यह बात पूछा गया, ये कॉलोनियल लॉ है, इसका मिसयूज किया गया था ब्रिटिशर्स ने इस लॉ को यूज करके दे ट्राई टू सप्रेस नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तिलक के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर ट्रायल चलाया। ऑल ऑफ दिस वाज डन। इज इट स्टिल नीडेड? पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इट स्टिल नीडेड? और इफ इट इज नॉट नीडेड, वाई डोंट यू रिकंसिडर इट? आज अगर इसको नीडेड नहीं है, इसको हटा दिया जाए, वरना ऐसे लॉ को मिसयूज कर सकती है एग्जीक्यूटिव मशीनरी, पुलिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्वेश्चन ये आज भी नहीं है माय फ्रेंड्स, आज भी ये क्वेश्चन नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। क्वेश्चन ये, दिस इज सेटल्ड, दिस इज नो लॉन्गर रेस इंटेग्रा, दिस इज एब्सोल्युटली एक्सप्लेन्ड कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है, अलाउड है, लेकिन क्या ये नीडेड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एंड दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये सेक्शन 124A 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A से माना कि थोड़ा शेडी एरिया में लग रहा है, राइट, बट इट इज स्टिल अ
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आज का क्वेश्चन ये था कि इज सेडिशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट? सर्टेनली कॉन्स्टिट्यूशनल एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओन जजमेंट। लेकिन इज इट अ रेलेवेंट लॉ, इज इट अ नीडेड लॉ? ऑब्वियसली द आंसर इज नो। अब कमाल की बात यह है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन स्टेट को दिया, यूनियन गवर्नमेंट को दिया, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में ये एक्चुअली मोदी जी के खुद की ये स्टेटमेंट थी कि आज़ादी के महोत्सव के हिसाब से उन्होंने इसको सोचा। ऐसे मोदी गवर्नमेंट ने और बहुत काम किया है इस तरह से कि बहुत सारे आउटडेटेड लॉज को मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद 2014 के बाद हटा दिया गया। बहुत सारे आउटडेटेड लॉज है, वैसे कई सौ लॉज है जिनका कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी साहब हिमसेल्फ हैज नाउ सेड दैट ही इज गोइंग टू रिकंसिडर कि इस लॉ को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। नाउ वो तो जब हटेंगे तब हटेगा। ओके, ऑब्वियसली फाइनली इट इज नॉट मोदी एज एन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, बट इट इज द पार्लियामेंट विच हैज टू रिमूव इट। बट ऑब्वियसली बिकॉज मोदी गवर्नमेंट हैज गॉट अ ह्यूज मेजोरिटी, दे आर सर्टेन, अगर उन्होंने बोल दिया तो प्रैक्टिकली पार्लियामेंट भी कर ही देगा। लेकिन तब तक क्या होगा सर? तब तक तो बहुत सारे लोगों के ऊपर जो सेडिशन राजद्रोह के मामले चल रहे हैं उनका क्या होगा? अब ये एक तरह से ना जीते में ना मरते में ये लॉ। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को ने बोल दिया कि हमें ये लॉ पसंद नहीं है, मोदी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम इसको रिकंसिडर करेंगे। अब इस दौरान क्या होने वाला है, इस पूरे पेंडेंसी के टाइम पे क्या होने वाला है? जो लॉ ऑलरेडी चल रहा है या जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उनका क्या होगा? थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक बहुत प्रैक्टिकल वर्जन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टिल सच टाइम हम सारे लॉ केसेस, जो भी केसेस, ऑब्वियसली न्यू केसेस तो नहीं आएंगे, लेकिन जो केसेस चल भी रहे हैं अंडर द सेडिशन लॉ उनको हम लोग स्टे कर देंगे। वाओ, उनको हम लोग स्टे कर देंगे, यानी कि वो लंबित हो जाएंगे, वो सस्पेंड हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी वन, ऑब्वियसली नो न्यू केसेस। सेकेंड, जो ट्रायल चल रहा है या फिर जो केसेस चल रहे हैं जिन पर एफआईआर हो चुकी है उनको हम लोग स्टे कर देंगे। व्हाट अ ब्यूटिफुल वे ऑफ जस्टिस। तो अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो इट हैज नॉट बीन स्ट्रक डाउन बट इट हैज ओनली बीन स्टेड। अब देखो पढ़ते कैसे थे और कैसे मैंने तुमको यहां तक लेकर गया। नाउ लुक एट द जजमेंट और रादर द हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट पुट्स कॉलोनियल सेडिशन लॉ, ये भी मैंने पढ़ा दिया, कॉलोनियल मैंने पढ़ा दिया, सेडिशन ऑन होल्ड। ऑन होल्ड नहीं है, स्ट्रक डाउन नहीं है। ओके, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ओके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड पे कर दिया था, सस्पेंडेड इट, एंड दे हैव गिवन द सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट सस्पेंड्स पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स अंडर सेक्शन 124A, अलाउ सेंटर टू रिकंसिडर द लॉ। ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। इस तरह से तुम एक पूरी हेडलाइन से कितने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आई होप ये अब इस तरह से तुम्हारा हाल नहीं होगा, तुम थोड़ा सा अभी रोना पीटना तुम्हारा बंद हो रहा होगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। तो हम लोगों ने इसको कनेक्ट कैसे किया? मैंने तुम्हें सारे फैक्ट्स बता दिए कि कॉलोनियल टाइम्स में किस तरह से ये लॉ यूटिलाइज होता था, क्या जरूरत थी सेक्शन 124A की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैंने तुम्हें आर्टिकल 19(1) की प्रोविजंस बता दी, मैंने तुम्हें केदारनाथ सिंह केस बता दिया और मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिए कि जरूरी नहीं है कि हर केस को या फिर हर लॉ को उसी टाइम स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। इट इज एवरी केस हैज गॉट इट्स ओन, हैज टू बी डिसाइडेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। यू जस्ट डोंट नो। इस केस को, केदारनाथ सिंह केस में कॉन्स्टिट्यूशनल इस लॉ को बोला गया है, बट इट इज नॉट अ रेलेवेंट लॉ, इट इज नॉट अ नीडेड लॉ नाउ, हेंस वी आर सस्पेंडिंग द क्रिमिनल ट्रायल्स। सो इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, तुम्हारे मुंह से वाव निकल रहा होगा, मुझे ऐसे उम्मीद है, और तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि पॉपकॉर्न टीचिंग से कुछ नहीं होने वाला, ना ही पॉपकॉर्न लर्निंग से कुछ होने वाला। यूक्रेन में क्या होगा, ये क्या होगा। सो आई बॉल्स मत खेलो, ओके, पढ़ाई पर ध्यान रखो। ऑलराइट, एंड वेरी वेरी सीरियसली आप स्टडी करोगे तो ही आप इस एग्जाम को क्रैक करने के किसी पोजीशन पे होंगे, वरना टाइम पास करने में क्या है, 1 साल 2 साल जिंदगी के 50 साल निकल जाते हैं तो भी नहीं पता चलेगा। बट इफ यू वांट टू स्टडी हार्ड, मेक श्योर दैट यू जॉइन माई टीम सेड लाइव एंड बी ऑन अनअकैडमी। यहां पर मैं करता हूं कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और यही एकमात्र तरीका है, देयर इज नो अदर वे टू क्रैक दिस एग्जाम but to over prepare and over deliver. Please use the code SEDLIVE and I'll be very very happy to teach you. इसका मतलब बिल्कुल नहीं है
कि आज की क्लास खत्म हो गई है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि अब तुम्हारे टेस्ट होंगे। इन अदर वर्ड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लूंगा मैं, और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने अब 60 सेकंड्स मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चन आंसर देने के लिए। पहला क्वेश्चन आते हुए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 13। तो तुम्हारे पास 60 सेकंड्स है। नोटबुक में आंसर देना है, नोटबुक में आंसर दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर अपनी कमेंट सेक्शन में दे दोगे तो आई बी इवन हैप्पी। Alright, so which article of the Constitution provides for freedom of speech and expression? 19, 21, 32 and 13. टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके 60 सेकेंड्स है तुम्हारे पास। Which article of the Constitution provides for freedom of, और मैं फिर तुम्हें बता देता हूं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इतना सिंपल लैंग्वेज में नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा, बट इट डज नॉट मैटर, you should be able to do everything in and out. All right, so ध्यान से आंसर देना। which article of the constitution provides for freedom of speech and expression? अभी तुम्हारे पास बचे हैं about 20 more seconds। फटाफट आंसर दो, और मुझे उम्मीद है कि इन 10 क्वेश्चन से तुम्हें यह पता चल जाएगा where do you actually stand in your preparation, at least vis-a-vis this topic. Let's try and do this. एंड द टाइम इज अप। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें ज्यादा कोई टेंशन होगी, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा तुम बोल सकते थे। आर्टिकल 19 इज द करेक्ट आंसर। 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, विच इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन अगर तुमने 19 भी मार्क कर दिया तो भी मेरा काम हो गया। आर्टिकल 21 तुम्हें मालूम है लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, ऑलराइट। और आर्टिकल 32 जुडिशियल द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, where Supreme Court has got the writ powers. Article 13 is the entire law, judicial review, and so on and so forth. So the situation here is, तुम्हें ये छोटे छोटे आर्टिकल्स मालूम होने चाहिए, बट इतना ऑब्वियस सिंपल क्वेश्चन बना के कभी नहीं आएगा, तो ज्यादा मत करो, लेकिन अपने रिविजन के लिए काम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कमिंग टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? नॉट पे कॉन्सेंट्रेट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a reasonable ground of restriction on freedom of speech and expression? A, contempt of court, B, disturbing public order, C, dissent against government policy, D, abetment to offense. ये क्वेश्चन टफ हो गया है ना। हाँ, वैसे मैं तुम्हें बता दिया था, लेकिन बाकी देखते तुम्हें कितना याद रहता है। तुम्हारे पास है 60 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मेक श्योर कि तुम आंसर्स दो, या तो कमेंट में आंसर दो या फिर अपने नोटबुक में आंसर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दो, राइट। एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर तुम नोटबुक में दोगे, ताकि तुम्हारे पीयर ग्रुप भी, तुम्हारे कंपटीशन भी देख सके दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। ओके 30 सेकेंड्स टू गो। आंसर दो, याद रखना नॉट एंड नॉट, ओके। और एग्जाम में भी ये बात ध्यान से रखा करो कि नॉट कब पूछ रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन कब आ रहा है। कभी कभी नॉट ना करके हो गया, काम खत्म, 1 साल गया तुम्हारा। ऑलराइट, एंड 5 seconds more and the time is up. Answer of course is C. इनफैक्ट मैंने तुम्हें यह बात बोली है, इनफैक्ट जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जो आपके ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो गए, तब उनकी एक स्टेटमेंट आई थी दैट डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट मतलब आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, हेल्दी क्रिटिसिज्म एक्चुअली एक्सेप्टेबल है, इनफैक्ट डिजायरेबल है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है, इट इज डिजायरेबल। अगर आपने डिसेंट नहीं किया या डिसेंट नहीं करने दो, तो दोनों ही केस में इट इज नॉट वेरी हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसेंट का मतलब कतई राजद्रोह नहीं होता, डिसेंट का मतलब होता है हेल्दी क्रिटिसिज्म, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स के पास ना सिर्फ उनके राइट्स है, बट मेरे हिसाब से उनसे एक्सपेक्टेड भी होता है, और राइट, और होना भी चाहिए। यू शुड, और कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का काम खत्म नहीं होता वोटिंग करने से, इनफैक्ट वोटिंग करने के बाद तो काम स्टार्ट होता है। यू ऑलवेज मस्ट बी मेकिंग द गवर्नमेंट आंसरेबल टू यू थ्रू वेरियस मीन्स। और ये तुम्हारे एक्चुअली एग्जाम में आ जाता है जब प्रेशर ग्रुप्स वगैरह पे क्वेश्चन आता है, ऑलराइट। सो
प्लीज मेक श्योर कि तुम्हें मालूम हो ये तुम्हारा रीजनेबल ग्राउंड नहीं हो सकता ऑफ रिस्ट्रिक्शन. एक और क्वेश्चन, who can impose additional grounds of restriction apart from those added to Article 19 subclause 2 of the Constitution of India. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. Who can impose additional, मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये एक्चुअली इसी तरह की स्टेटमेंट्स या इसी तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा. Who can impose additional grounds of restriction apart from those added to Article 19 subclause 2 of the Constitution of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पुलिस, प्रेस या फिर नन. ओ देखते. 60 सेकेंड्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गो फॉर इट नाउ. हु कैन इंपोज एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? और ध्यान से अगर तुम आंसर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा. बहुत ही बढ़िया. सोच समझ के बोलो. आज मैंने ये एक्चुअली तुम्हें अभी अभी क्लास में पढ़ा दिया था. आई एम श्योर यूल बी. 15 सेकेंड बाकी है. दिमाग लगाओ. गलत करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. और अगर तुमने ये ऐसे क्वेश्चन ठीक कर लिए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बूस्ट हो जाएगा. आंसर ऑफ कोर्स इज नन. ओके, मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने समझ गया. मैंने तुम्हें बोला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियरली मेंशन किया था दैट नो एडिशनल reasonable grounds of, or rather any ground of restriction beyond Article 19 subclause 2 can be applied on any citizen vis-a-vis freedom of speech and expression. तो उसमें इसलिए मैंने only word पढ़ाया था. So there is no such ground which can be added either by the government or by the press or by the police or for that matter anyone. So 19 subclause 2 is the final word. Next question. Which colonial law was used to suppress एंटी-ब्रिटिश आर्टिकल्स एंड राइटिंग्स बाय लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी? ध्यान से पढ़ो. मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज मेरी तरह से नेसेसरली नॉट एग्जामिनेशन लैंग्वेज, बट तुम्हारे लिए रिवीजन के लिए बहुत कामगार होगी. विच कॉलोनियल लॉ वाज यूज्ड टू सप्रेस एंटी-ब्रिटिश आर्टिकल्स एंड राइटिंग्स बाय लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी? तो क्वेश्चन इज सेक्शन 304 आईपीसी, सेक्शन 124 ए आईपीसी, सेक्शन 302 आईपीसी या फिर नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन खतरनाक हो गया. कोई बात नहीं, टेंशन मत लो. यू आर फ्री टू डू इट. ध्यान से करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा. विच कॉलोनियल लॉ? और तुम्हारा टाइम चालू हो चुका है. 10 सेकेंड निकल भी चुके हैं. 50 सेकेंड्स मोर टू गो. ध्यान से आंसर दो. फटाफट आंसर दो. नोटबुक में बढ़ चढ़ के आंसर दो ताकि तुम्हें भी एक कंपटीशन की फीलिंग हो जाए एंड योर कंपटीशन ऑल्सो गेट्स टू नो कि तुम हो कहां. एंड अब बच गए हैं अबाउट 30 सेकेंड्स मोर. गो फॉर इट. कमेंट सेक्शन में गो. यू कैन आंसर इन योर नोटबुक्स. फ्री टू डू. विच कॉलोनियल लॉ वाज यूज्ड टू सप्रेस? आज का एक्चुअली हेडलाइन ही है, आज का हीरो ही है, आज का टॉपिक का मुद्दा ही ये था. तो मुझे ऐसा पूरा का पूरा यही मालूम है. और आंसर ऑफ कोर्स इज सेक्शन 124A आईपीसी. भैया आज के तो सर स्टोरी इसी पे थी. तो हमने सेडिशन लॉ किया था. सेडिशन लॉ इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी और ये 1870 में हमारे आईपीसी में डाला गया था. 1860 में बाकी आईपीसी ओरिजिनल था. एंड दिस इज द वन विच डील्स विद राजद्रोह और द क्राइम ऑफ सेडिशन, जो कि आज का पूरा मेन टॉपिक था ऑफ डिस्कशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग is not included as a part of freedom of speech and expression? Not included. Freedom of press, freedom of expression in social media, freedom to constructively criticize government's policy, and none of the above. ध्यान से आंसर दो, सोच समझ के, और नोट पे जरूर कॉन्सेंट्रेट करो. बहुत सारे लोग ये गलती भी कर बैठते हैं, जहां पे नोट पूछो वहां पे नोट देखते ही नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन सोशल मीडिया, फ्रीडम टू कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी, या नन ऑफ द अबव. अभी तुम्हारे पास 45 सेकेंड्स बाकी है. फटाफट आंसर दो. यू आर बाउंड टू गेट very confident once you know these questions. Which of the following is not included?
ओके, 15 सेकेंड रह गए हैं। पांच सेकेंड। दिमाग से अगर तुम आंसर दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। आंसर इज नॉन ऑफ द अबव। इन अदर वर्ड्स दैट ये सारे के सारे तुम्हें अलाउड है। यू अंडरस्टैंडिंग? तुम प्रेस में भी बोल सकते हो वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेसली लिखा हुआ नहीं है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो वहां पे एक्चुअली फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंप्लाइड जरूर है। जब हम वर्ड्स, प्रिंटिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग सब कुछ हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस ही हो रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन सोशल मीडिया सेम, इट इज कवर्ड। ओके, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसको रेगुलेट करता है, बट इट इज अलाउड। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऑलरेडी आ गया है। हमने श्रेया सिंघल केस में इसको देखा भी था। फ्रीडम टू कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी, मैंने अभी अभी एक टॉपिक पहले बताया था, डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। ये तुमको अलाउड ही नहीं है, तुमसे एक्सपेक्टेड भी है। चलो जी, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, विच केस अमंग्स द फॉलोइंग डेल्ट विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन सोशल मीडिया। कभी कभी तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अपना ही क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर पहले बता देता हूं। हुसैन आरा खातून केस, श्रेया सिंघल केस, केदारनाथ सिंह केस, या फिर एमसी मेहता केस। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने प्लस क्लासेस में बहुत बहुत टाइम निकाला है। आई एम श्योर कि जो वो प्लस स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये ऑटोमेटिकली आता ही होगा, बाकी लोग कोशिश करो। विच केस अमंग्स द फॉलोइंग डेल्ट विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन सोशल मीडिया। मैंने अभी 30 सेकंड पहले ये बात बताई थी, उम्मीद है तुम्हें ये बात मालूम पड़ गया होगा। और ए बी सी डी तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया है। अब यू हैव अबाउट 45 सेकेंड। 60 सेकेंड में से 15 सेकेंड हमने काट लिए। ऑलराइट, which case amongst the following dealt with freedom of expression on social media? और आंसर देने को तैयार हो जाओ। ग्रेट, रेडी, फटाफट आंसर दो और कोशिश करो एलिमिनेशन को अपना एक मेजर वेपन बना दो। अगर आप एलिमिनेट करना सीख गए तो आपका एक बहुत भला काम हो जाएगा। यू आर गोइंग टू बी फार स्ट्रॉन्गर इन अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम। सो आंसर ऑफ कोर्स इज श्रेया सिंघल केस। ऑलराइट, और यही वो ट्विटर फेसबुक केस था, राइट, जो इस पर एक्चुअली मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि हाउ फंडू है या मैं आउट ऑफ द सिलेबस पूछा, सर्टनली नॉट। ओके, और यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये श्रेया सिंघल केस का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के मेंस क्वेश्चन पेपर में आया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2015 के आसपास का टेस्ट पेपर है, एक बार जाकर देख लेना। हुसैन आरा खातून केस एक बहुत फेमस केस था जिसको हेबियस कॉर्पस पिटिशन बोलते हैं, और ये हेबियस कॉर्पस पिटिशन हुसैन आरा खातून केस की इलीगल कस्टडी के मामले का था। केदारनाथ सिंह केस मैंने तुम्हें आज ही पढ़ाया था, राइट, जो कि 1962 का केस था जिसमें सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। और एमसी मेहता केस, पीआईएल जानने वालों को सबको मालूम होना चाहिए, जो ये सारे एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस है, द ताज टैपिज्म केस, द गंगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केस एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सारे के सारे केसेस, और द ऊलियम लीकेज केसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये एमसी मेहता साहब के केसेस है। इनको एक एनवायरमेंट वाली लिस्ट में होना चाहिए। मेरी बात एक जरूर याद रखना कि जब भी तुम एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ensure that you know all these judgments also। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ तुम्हारी तरफ, और मैं इतना भोलेपन में तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने तुमको 2 सेकंड पहले आंसर बता देता हूं और फिर मैं क्वेश्चन दे देता हूं। सुनने वाले तुम होने चाहिए। विच केस अमंग्स द फॉलोइंग डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेडिशन लॉ? हुसैन आरा खातून केस, श्रेया सिंघल केस, केदारनाथ सिंह केस और एमसी मेहता केस। सर ये तो ऐसा हो गया ना कि आप 2 मिनट पहले बताते हो, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होगी अगर तुम इसको ध्यान से सुन रहे हो, तो यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस इमीडिएटली। विच केस अमंग्स द फॉलोइंग डेल्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी? तुम्हारे पास बच गए हैं अबाउट 30 मोर सेकेंड्स एंड आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, ऑलराइट, मुझे ख्याल से मैं सारे तो बता चुका हूं, अब तो तुम्हें एलिमिनेट ही करना है। ओके, मुझे नहीं लगता अभी भी तुम गलत कर रहे हो, तो भैया तुम ना पहले पढ़ रहे थे ना अभी इन क्लासेस का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे पास बच गए हैं अबाउट 10 मोर सेकेंड्स। होपफुली यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन
And the time, of course, is over. Answer, of course, is केदारनाथ सिंह केस. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है एंड यू ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस पार्ट. तो हम लोगों ने इसी को अगर एलिमिनेट भी कर देते तो मैंने तुम्हें बता दिया था. ये PIL था विच रिलेशनशिप टू इलीगल कस्टडी. ये श्रेया सिंघल केस और ट्विटर फेसबुक. ये एनवायरमेंट रिलेटेड और केदारनाथ सिंह केस. इनफैक्ट आज की जो हमारी हेडलाइंस थी उसी के अनुसार केदारनाथ सिंह केस हमने किया हुआ है. प्लीज रिमेंबर, ये गलती मत करके आना. सेडिशन लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया गया है. सेडिशन लॉ इज स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल. So the next question coming your way. Which of the following fundamental rights cannot be suspended during internal emergency? ओहो, कहां से कनेक्शन कहां आ गया? Freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of movement, all of the above. Which of the following fundamental rights cannot be suspended during internal emergency? Freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of movement, all of the above. वैसे मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए एक इमरजेंसी का भी पूरा का पूरा आर्टिकल लेकर आऊंगा और क्लास लेकर आऊंगा एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस इन अ बेटर वे. सो लेट्स पे अटेंशन टू दिस पार्ट. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. तुम्हारे पास बचे हैं अबाउट 45 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. सोच समझ के आंसर दो. अगर तुमको कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तुमने ठीक से पढ़ा है, तो तुमको एक झटके में ये क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए. देयर इज हार्डली एनीथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट. Great. Which of the following फटाफट आंसर दो. 10 सेकेंड रह गए और आंसर ऑफ कोर्स इज ऑल ऑफ द अबव. ये क्या बात है? हाँ, एक्चुअली आर्टिकल 19 को इंटरनल इमरजेंसी में, आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की इमरजेंसीज होती है. एक होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक होती है इंटरनल इमरजेंसी. वेरी वेरी क्लियरली आर्टिकल 358 के अनुसार आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी. दैट इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि आजकल आर्म्ड रेबेलियन कहलाता है. अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम कैन बी, बट दिस वन कैन नॉट बी. सो यहां पे था आर्टिकल 19. अब तुम नोटिस करो, ये है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये है 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, और ये है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी. राइट. इन अदर वर्ड्स ये तीनों ही आर्टिकल्स 19 से रिलेटेड थे. तो ऑटोमेटिकली नन ऑफ देम कैन बी सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ इंटरनल इमरजेंसी. ब्रिंगिंग अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड? सर ये सेम क्वेश्चन है. सेम नहीं है, चॉइस अलग होगी. अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव. अब मैं तुमको इसके लिए फिर से 30 सेकेंड्स दूंगा. ओके, बट सर ये तो इजी क्वेश्चन हो गया. बिल्कुल इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक्चुअली सिर्फ एक गूगली है. You should be knowing in and out of this. Which of the following fundamental rights cannot be suspended during internal emergency? All right. अगर तुम देखो तो ये एक मेजर गूगली थी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता. और ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, देखो अभी पिछली बार में था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये था. बी ये है, सी ये है, डी ये है, ई ये है, एफ है नहीं, और अगर जी होता तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, वो भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता था. तो क्वेश्चन तुम नोटिस करो कि एग्जामिनर कितने बार ऐसा कंफ्यूज करने की तुम्हारे पास कोशिश करता है. मेक श्योर दैट यू नो दिस इन एंड आउट. Bringing us to the last question of the day, and the last question of the day is, the law of the sedition can be applied on which of the following actions causing hatred or disaffection against the government of law? Written words, spoken words, both A and B, या फिर none of the above. ध्यान से आंसर दो. The law of sedition can be applied on which of the following actions causing hatred or disaffection against the government by law?
रिटन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? खतरनाक क्वेश्चन है, आंसर देने की कोशिश करो नाउ। ऑलराइट, क्या लॉ ऑफ सेडिशन रिटन वर्ड्स के लिए भी यूज हो सकता है, स्पोकन वर्ड्स के लिए, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन सिंपल होते हुए भी बहुत सिंपल नहीं है, क्वेश्चन रेलेवेंट है, और क्वेश्चन तुम्हें घुमा फिरा के यूपीएससी क्वेश्चन पेपर में आएगा। सो मेक श्योर दैट यू नो दिस, एंड आंसर ऑफ कोर्स इज बोथ ए एंड बी। आप चाहे सिर्फ हेट स्पीच दो, चाहे आप भड़काऊ आर्टिकल्स लिखो, आपको दोनों ही केस में सेडिशन लॉ एप्लीकेबल है। मेक श्योर दैट यू नो दिस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इन दिस रेलेवेंट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। मैंने तुम्हारे लिए पूरा का पूरा सेडिशन लॉ को ना सिर्फ रिकैप कर दिया, आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इट टू यू कंप्लीटली थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि अगर मैं इन टॉपिक्स को इस यूट्यूब पे, जहां पर प्रैक्टिकली जीरो इंटरेक्शन है, एक साइड से मोनोलॉग हो रहा होता है, इतना डिटेल में कर सकता हूं, सो व्हेन यू कम टू प्लस क्लासेस, what kind of advantage are you going to get? So we have many batches. Make sure that you don't miss any of this, and I'll be very happy to teach you. Use the code SEDLIVE and join us. Welcome to Team SEDLIVE. And जैसे ही तुम अनअकैडमी के वेबसाइट पे जाओ, जहां पे भी रेफरल कोड में SEDLIVE लिखोगे, तुम्हें immediate huge discount मिल जाएगा. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.